नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मृदुल एजुकेशन एनालिसिस चैनल और मैं आपका मृदुल जो आपको मैं 1919 का भारत शासन अधिनियम के बारे में आज बताऊंगा और ये अधिनियम क्यों आया, इसके पीछे के मुख्य क्वालिटी के अनुसार इसके क्या कारण है, उसके बारे में जानेंगे और इसके निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। ये पहला एक भाग है, ये 2 पार्ट में आएगा, ये पहला पार्ट है और ये जानते हैं इसके बारे में। 1919 का भारत शासन अधिनियम में मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो मॉन्टेग जो है यहाँ पर सचिव है और सचिव हमने आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि सचिव जो होता है भारत सचिव, जिसको भारत का राज सचिव बोला जाता है, वो इंग्लैंड में बैठता है, इंग्लैंड की संसद में। तो वो उसने इंग्लैंड की संसद में घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए जिसमें जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन हो और जिसके माध्यम से जनता डायरेक्ट उस इंसान को चुने जो कि संसद का सदस्य बने। और 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा होती है वहाँ पर। इसके बाद नवंबर में, लगभग 17 नवंबर 17 नवंबर में ये जेम्स फोर्ड के साथ भारत का दौरा करते हैं और इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट जो तैयार होती है उसी के तथ्य इस अधिनियम में आपको मिलते हैं। आइए जानते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे लॉर्ड मॉन्टेग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग, अभी हमने बताया कि मॉन्टेग जो थे वो राज सचिव या भारत के सचिव इसको बोल सकते हैं, जो कि भारत में ना रह के इंग्लैंड में रहते थे क्योंकि। और जो चेम्सफोर्ड जी थे वो वायसराय थे भारत के, जिसको आज हम राष्ट्रपति जी का भी दर्जा दे सकते हैं आराम से। और वायसराय जो हैं, वायसराय चेम्सफोर्ड हैं और वायसराय सचिव को रिपोर्ट करते हैं जो कुछ भी होता है। कुछ प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता थी इसमें, प्रांतों को भी यहाँ पर जिक्र कर दिया जाता है। अभी अभी आप देख रहे थे, पहले केंद्रीकरण की भूमिका निभाई गई, फिर इसके बाद विकेंद्रीकरण की भूमिका निभाई गई, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर से ऊपर स्तर तक। अब यहाँ प्रांतीय स्वायत्तता भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, यानी कि प्रांत भी यहाँ पर शामिल है। केंद्रीय प्रांतीय विषयों का विभाजन होना, केंद्रीय और प्रांतीय विषय के विषय, जैसे राज्य सूची बनती है, केंद्र सूची बनती है, संघ सूची बनती है। जैसे आज के वर्तमान समय में राज्य और केंद्र, यूनियन और स्टेट और कंक्रीट जो लिस्ट बनती है, उनमें भी विभाजन हो गया। आइए विभाजन के बारे में जानते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन, इसको डायरकी गवर्नमेंट के नाम से भी बोलते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत भी होती है। अब ये समझ लेते हैं द्वैत शासन है क्या। अब यहाँ पर प्रांतों में जो द्वैत शासन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब द्वैत शासन क्या है, इसमें द्वैत शासन में कुछ विषय होते हैं। अब जैसे कि हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय का मतलब यहाँ पर हमने आपको हस्तांतरण कर दिया, दे दिया, तो उनमें गवर्नर का शासन होगा, गवर्नर होगा। जैसे मान लो प्रांत में चीफ मिनिस्टर, अभी के प्रांत के वर्तमान बात करें तो गवर्नर भी होता है, यानी कि जिसको राज्यपाल बोलते हैं, और चीफ मिनिस्टर जो जो कि इलेक्टेड बाय इलेक्टेड चुन के आता है जनता के द्वारा। ठीक है। और प्लस यहाँ पर और क्या होता है, जो वो गवर्नर होते थे, जैसे हमने बताया थे मद्रास के, बंगाल के, ये सारे जो गवर्नर थे, तो शासन भी होता था, तो गवर्नर जो होता था वो मुख्य भूमिका में होता था। आपको बता दें कि वो गवर्नर जो आज के गवर्नर हैं, इसमें गवर्नर की चलती नहीं, हालांकि वो एक तरीके से केंद्र का बोल सकते हैं कि अ, एक नाम मात्र का व्यक्ति है। केंद्र जिधर चाहे उसको उधर घुमा देगा। तो गवर्नर का जो शासन जो है, तब के गवर्नर, जो वो गवर्नर था बहुत पावरफुल था। प्लस यहाँ पर मंत्री की सहायता, जो भी मंत्री मंत्री बनेंगे, जो भारतीय मंत्री जो होंगे इसमें, जो प्रांतों के लेवल में, तो गवर्नर का शासन प्लस मंत्री की सहायता से ये विषय बनाए जाते थे। अब यहाँ पर हस्तांतरित विषय क्या है कि हम जो कुछ विषय आरक्षित होते थे, आरक्षित मतलब रिजर्व, इस पर हम ही लोग काम करेंगे और इसमें जो नियम बनाएंगे वो हमारा ही, मतलब इसमें हमारा ही काम रहेगा, हमारी सहायता के अनुसार काम होगा। तो
डीए क्या गए विषय, स्थानीय स्वशासन, जिससे कि गांवों में लोकल जो गवर्नमेंट होती है उनको क्या होना चाहिए, पानी की व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, प्राइमरी विद्यालय देखते हैं आप, और जो गांव के स्तर से जो वो बनते हैं आपके सामुदायिक केंद्र जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, इन चीजों को हस्तांतरित कर देती थी अंग्रेज सरकार। और आरक्षित विषय जो अपने पास विषय रखे, जिस इसमें क्या क्या होता था, इसमें देखो हमने बताया था हस्तांतरित विषय में गवर्नर का शासन होगा प्लस मंत्री की सहायता, और मंत्री कौन होंगे, भारतीय मंत्री, जिनको वही चीज है कि प्रभाव है तो, लेकिन पावर नहीं है। गवर्नर का शासन प्लस मंत्री की सहायता, दो चीजें। यहाँ पर आरक्षित जो विषय होंगे, आरक्षित मतलब रिजर्व जो विषय होंगे जो अपने पास ही रख लिए हैं, गवर्नर प्लस कार्यपालिका परिषद। अब उसी तरीके से जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं तो जो रुपए वाला मुद्दा होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो माँ बाप हैंडल करते हैं, खाना पीना आप है दुकान से आप नमकीन की पैकेट ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको 10,000 की गड्डी दे के बोल दिया जाए कि नहीं कोई चीज फ्रिज खरीद लाओ या कोई भी चीज खरीद लाओ, ये हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। जो हस्तांतरित करने वाली जो दे देने वाली चीजें हैं उनको दिया गया। आरक्षित विषयों में गवर्नर प्लस कार्यपालिका परिषद। अब कार्यपालिका परिषद क्या है, तो गवर्नर तो होगा, अब कार्यपालिका परिषद वो है जो कि इसके सदस्य नहीं है। आपको ये बता दें, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग हैं, जो इनके साथ ही जो अंग्रेज लोग हैं, वही इनके साथ जो काम करेंगे मिलकर, उसमें राजस्व जैसे रेवेन्यू का, जैसे कि धन इकट्ठा, टैक्स इकट्ठा करना है वो आना, न्याय व्यवस्था अगर देखनी है तो भी यही नियम बनाएंगे, वित्त पर भी यही नियम बनाएंगे, पुलिस आदि पर विदेशी मंत्रालय यानी कि विदेश मंत्री संबंधी मंत्रालय जो मामले रहेंगे, जो इश्यूज रहेंगे, वो आरक्षित विषय में आएंगे। यानी कि अच्छे अच्छे जितने विषय थे वो अपने रिजर्व में अपने पास में रख लेते हैं। और यहाँ पर जो हस्तांतरित विषय हैं, जो नॉर्मल लेवल के विषय हैं, जिन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब जो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, उसी बुक में सारा मेंशन किया गया है, और उन्होंने ये दिखा दिया है कि सारा जो धन है ये यहाँ से गबन होकर पलायन हो रहा है, मतलब दूसरी जगह जा रहा है। तो हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय के बारे में हमने यहाँ पर जो द्वैत शासन का जिक्र है वो इस रूप में आपको यहाँ पर दिखता है। फिर तीसरे नंबर पर द्विसदनीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन होता है। केंद्रीय विधान परिषद जिसमें लॉ मेकिंग होती होगी। द्विसदनीय, आज भी हम लोग द्विसदन देखते हैं, केंद्र के संघ के रूप में देखें या राज्य के रूप में देखें तो दोनों तरफ आपको, केंद्र में राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो संसद है उसके तीन पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पर द्विसदनीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। अब यहाँ पर द्विसदनीय में राज्यसभा बनाई गई, लोकसभा जो आज के रूप में देखते हैं ये अभी भी मान्य है। और आपको बता दें जितने भी सदस्य थे, सदस्यों का चुनाव जो होता था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता था। हम बता दें आपको 70% लोग जो होते थे बाई इलेक्टेड इलेक्टेड होते थे, और 20 लोग नामांकित होते थे। तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, और यही राज्यसभा लोकसभा आपको प्रांतों में भी देखने को मिलती है, जैसे विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है, या इसको केंद्रीय विधानसभा के रूप में भी बोल सकते हैं, जैसे इसको बोल सकते हैं, और केंद्रीय विधान परिषद के रूप में इसको बोल सकते हैं, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा नाम का गठन किया जाता है, ठीक। नंबर 4 में वायसराय की कार्य परिषद। जो वायसराय की कार्य परिषद थी, यानी कि जो वायसराय थे, जैसे जेम्स फोर्ड साहब थे, तो वायसराय में ये जो कार्य परिषद जिसमें लोग थे, जैसे हमने बताया था 12 थे, फिर इसके बाद और बढ़े थे, उनमें 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ जैसे 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ तो रहेगा रहेगा जो कि वहां का है, ठीक है। 3 सदस्य भारतीय अनिवार्य कर दिए गए कि 3 भारतीय सदस्य रहेंगे, और 2 आप अपने हिसाब से लाइए, कमांडर इन चीफ तो रहेगा रहेगा, और जो आपके 3 बचे इधर, ठीक है, यानी कि 2 व्यक्ति और आप ला सकते हैं। 3 अनिवार्य हो गए, 3 कंपलसरी हो गए कि 3 भारतीय को रहना है, क्योंकि ये होम रूल में मांग की गई थी। तो ये कुछ था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसका पार्ट है 1। हम पार्ट 2 में भी चर्चा करेंगे। अभी कुछ विशेषताएं बाकी रह गई हैं, हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।